सर, इस भूमि में जो आप जानते हैं, यहाँ एक से एक राक्षसों ने राज्य किया। औरंगजेब जैसे राक्षस ने यहाँ राज्य किया, उसके बाद भी यहाँ ऐसे ऐसे राक्षस लोग राज्य करते रहे कि इन राक्षसों को किसी भी तरह से हम लोग उस वक्त निकाल नहीं सके, और उनका असर इस भूमि में है। ये भूमि राक्षसों से भरी हुई है, उनके मुर्दे यहाँ गड़े हुए हैं राक्षसों। वो तो अच्छा हुआ कि औरंगजेब दक्षिण में चले गए और वहीं मर गए, और उनकी वहीं पे कब्र हो गई। अगर यहाँ कब्र होती सहजोग कभी न बैठे। ऐसे राक्षसों की भूमि में आप लोगों ने जन्म लिया है। आप पूर्व जन्म के बहुत बड़े साधु सन्यासी ऊंचे लोग थे और इस भूमि पर इसलिए जन्म लिया कि इस भूमि में वही जन्म ले सकता है जो शिवाजी जैसा हो, जो उस लेवल का आदमी हो जैसे शिवाजी थे। वही लड़ाई मोल ले सकता है इन लोगों से। लेकिन सहयोगियों का ऐसा हाल नहीं दिखाई। यहाँ के सहयोगियों में वो धीरज, वो मेहनत और वो नम्रता, तीनों ही चीजें। विशेषकर मैंने बड़ी शिकायतें सुनी, खासकर इस टेम्पल में, कि लोग बहुत बुरी तरह से लोगों से व्यवहार करते हैं। नमस्कार भी नहीं, कोई नया आदमी आता है उसे नमस्ते नहीं करते, और कहा यह जाता है कि हम किसी के सामने झुकते नहीं। तुम्हारी माँ हमेशा नतमस्तक रहती है, आपके सामने तो रहती है बाबा कि संभले रहो, तुम ही लोगों के सहारे सहयोग चल रहा है। लेकिन जो लोग नए आते हैं, महाभूत भी बैठे रहते हैं हॉल में, उनके सामने भी सबको नमस्कार करके मैं प्रोग्राम शुरू करती हूँ। आपकी माँ को इतनी ज़्यादा नम्रता है और आप लोगों में इतनी उदंडता है, सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य। लोग बाग बताते वहाँ जाइए तो कोई नमस्ते भी नहीं करता, कोई बैठने को नहीं कहता। नए आदमी रहते हैं उनसे बहुत बुरी तरह से बातचीत। दूसरे, इस आश्रम में कोई सिस्टम ही नहीं है, आश्रम का कोई सिस्टम नहीं। कहीं दुनिया में ऐसा नहीं है। जहाँ जहाँ हमारे आश्रम हुए हैं आप लोग जाकर देखिए, आप आश्चर्यचकित होंगे कि सब आश्रम निवासी लोग 4 बजे सवेरे उठ करके नहा धोकर ध्यान करें। वही हाल सहयोगियों का है, जो कि कोई मेहनत अपनी गहराई की ओर नहीं करते। ऐसे ही इस देश में पैदा हुए तो यज्ञ यहाँ करने की जरूरत। ऐसे देश में पैदा हुए कि जहाँ बड़े बड़े उखड़ पड़े, और आप लोग बिल्कुल ही जड़ की खोज नहीं करते, गहरे नहीं उतरते, कोई गहरापन नहीं, गहरी बातें नहीं, गहरे महसूस। सहयोग एक सोशल इवेंट हो जाए तो कैसे इसमें मैं सहयोग को कैसे बैठाऊं इस दिल्ली में। आप लोगों पे बड़ी जिम्मेदारी है। एक तो यहाँ अहंकार, पहले ही औरंगजेब से लेकर अंग्रेज तक सब लोग अहंकार देकर चले गए। उससे ये भूमि जो है शापित उस अहंकार से। और दिल्ली वाले बड़े अहंकारी लोग, इसमें कोई शक न जाने किस चीज का अहंकार, ना उनके पास कोई विशेष धन संपदा है, नहीं मतलब ये कि उनके पास कोई लक्ष्मी तत्व तो है नहीं। होगा पैसा होगा, फिर कंजूसों का पैसा किस काम का। न ही उनमें कोई एस्थेटिक्स है और न ही उनमें कोई गौरव की बात है। और किस चीज़ का इतना घमंड हम लोगों ने पा लिया है, इसकी और दृष्टि है। एक तो लोग बोलते ज़रूरत से ज़्यादा है, मैंने देखा। मुझसे भी बोलते वक्त किसी में घाल झीलने लगे। मैं ये नहीं कहती कि महाराष्ट्र के लोग सभी बड़े अच्छे होते, लेकिन उनके पास परंपरागत पाया है। अभी राहुरी जिला में सबसे ज़्यादा हमारा काम हुआ है, आप जानते हैं। वजह क्या है कि वहाँ के राजा जो थे, देवी की शाल उठा के चलते थे, इसलिए उनको शालीवाहन कहते थे। उसी के खानदान की मैं हूँ। और उस जगह की एक और विशेषता बताऊँ आपसे कि औरंगजेब अहमदनगर तक आया लेकिन उधर कदम नहीं उठाया। इसीलिए शिवाजी के जो नाना थे वो आके वहाँ आश्रय में रहे थे, जो कि मेरे माँ का खानदान है। उनको कोई छू नहीं पाया, वहीं आकर बसे। इतनी पवित्र भूमि, वहाँ मच्छिंद्रनाथ, गोरखनाथ आदि सबके काम।
और श्री राम स्वयं वहाँ पैर के चप्पल जूते उतार करके, सीता जी भी वहाँ गई, इतनी पवित्र भूमि। अब ये तो पवित्र भूमि है नहीं, जहाँ तहाँ उसके मुर्दे गड़े हुए हैं। जितने भी यहाँ आते हैं बेचारे टूरिस्ट, सबको आप यही मुर्दे दिखाते फिरते हैं यहाँ पर, वो सब पकड़े हुए जाते हैं। जब वापस जाते कल पता नहीं क्या हो गया, हिंदुस्तान गए तब से हम लोग का दिमाग खराब। जहाँ जाइए वहाँ दुनिया भर के मुर्दे गड़े पड़े, सारे जितने टूरिस्ट की जगह है सब जगह मुर्दे गड़े, यानी स्मशान भूमि पे ही आप बैठे हुए हैं सब। अब यहाँ भैरवनाथ के जैसा कोई होना चाहिए, उस शक्ति के लोग होने चाहिए कि जो इस स्मशान भूमि में परमात्मा को खड़ा करें। इस राख में से फिनिक्स जैसे निकला था वैसे निकालना चाहिए। पर मैं देखती हूँ कि कोई न कोई चीज़ का बड़ा बंधन अपने ऊपर है। एक तो अहंकार जरूरत से बढ़, एक तो आप अपनी परंपराओं को कुछ जानते नहीं, ना अंग्रेज हैं, ना मुसलमान हैं, ना हिंदू हैं, ना सिख हैं, कुछ अधमरी सी हालत। तो अपने जो पुराण हैं उनको पढ़िए, अपनी जो परंपराएं हैं उनके बारे में जानें, उसमें क्या लिखा हुआ है। कुछ अपनी, जैसे पंजाबी में कहते हैं ठहरापन, किसी के लिए कहेंगे लड़की अच्छी है, ठहरी है, ठहरी, जो अपने कदम गड़ाकर खड़े हो जाए, ऐसी स्थिति आप लोगों की होनी चाहिए। उसके लिए आपको गहन उतरना चाहिए, गहनता नहीं। ध्यान करिए, ध्यान में बैठिए, चित्त आपका हर समय घूमते रहता है। इसके बगैर यहाँ सहयोग किस तरह से पनप पाएगा? हो गए बहुत सारे कबाड़ा खाने बन जाएंगे, लेकिन सहयोग नहीं बन सकता। सहयोग के लिए गहरे लोग चाहिए, जो गहरे, जिनको अहंकार है, जिनको ठीक से बात भी करना नहीं आती, जो दूसरों से बुरी तरह से बात करते हैं, अपने को बहुत समझते हैं, वो सहयोगी कैसे हो सकते हैं? सहयोगी तो अत्यंत नम्र होना चाहिए। जितने वो नम्र होंगे उतने ही वो सहयोगी। हाँ, एक बात है कि माँ के लिए कोई कहे तो ठीक बात है, आपको वो नहीं बर्दाश्त करना न होगा, चलो उसमें आपको माफ़ कर, लेकिन वो भी बर्दाश्त करने में कोई है नहीं, क्योंकि माँ को आपको कोई कहने से उसको ही नुकसान होने वाला है। इसलिए अपने अहंकार को पहले समझिए कि अभी हम सहयोग में कुछ उतरे नहीं, सहयोग के लायक हम नहीं हैं। और इस वजह से जो बाहर से लोग आते हैं उनका इम्प्रेशन अच्छा नहीं पड़ता। कोई आता है तो उसको बिठाने का इंतज़ाम, उनसे बोलने का इंतज़ाम। अब देखिए, आपके पास आश्रम बम्बई से पहले हो, मान गए, लेकिन अब वहाँ क्या क्या आप लताड़िएगा, लोगों को पता नहीं। जो आते हैं उनसे बातचीत का ढंग, बोलने का ढंग ट्रेडिशनल होना। अपने यहाँ अगर कोई पुरुष आते हैं बाहर से, तो औरतें फ़ौरन सर ढक करके और नम्रतापूर्वक को बैठने का इंतज़ाम करते। ये अपने यहाँ के तौर तरीके हैं, वो तो सब गए। दिल्ली में वो कोई तौर तरीके नहीं माने, लेकिन चलो वो भी नहीं मानो, लेकिन सहयोग के तौर तरीके मानने चाहिए, उसके सिस्टम में पढ़ना चाहिए। एक तो सारे सहयोगियों से मैंने बताया कि सवेरे 4 बजे सबको उठना चाहिए। अब रात को सिनेमा देखने गए सेकंड शो, तो 4 बजे कैसे उठे? क्या ज़रूरत है सिनेमा देखने की? इतना सिनेमा देखकर कोई फ़ायदा हुआ है? कोई ज़रूरत नहीं। अगर देखा भी है तो भी 4 बजे आप रोज़ 4 बजे उठने की आदत लगाई। पहले उठिए। लोग क्या कहते हैं, माँ आज हम जल्दी सो जाएंगे तो उठ जाएंगे, कभी ऐसा उल्टा होता नहीं। पहले आप 4 बजे उठिए, उठ के नहाइए धोइए शीतल जल से, और उसके बाद आप ध्यान में बैठिए। जब तक आप अपने में तपस्विता नहीं लाएंगे, आप सहस्त्रार पे कैसे उतरेंगे? पहले आज्ञा की तपस्विता लाना, तपाह, तब आप सहस्त्रार। नहीं तो आपके अंदर सफाई नहीं होगी, आप ऐसे ही बने रहेंगे। जितनी मैली गंदी चीज़ें हैं वो दबी दबी रहेंगी, निकलेंगी नहीं। इसलिए पूरा प्रयत्न करना चाहिए कि रोज़ ध्यान धारणा सवेरे उठ करके करना ही चाहिए। शाम को सफाई किए बगैर कोई भी सहयोगी न सो। पैरों में पानी ले करके सफाई किए बगैर सोना। अब आप सहयोग में आ गए, आपकी जात बदल गई। अरे साहब, किसी की जात बदल जाती तो दाढ़ी रख लेता है, सर पे जटा रख लेता है। किसी की जात बदल जाती है तो वो क्या क्या दुनिया भर के काम, और कहते हैं कि नया मुसलमान ज़्यादा ही प्याज खाता है। हमारे यहाँ नए सहयोगी जो है वो बड़ देख करके बुजुर्गों को और भी बेकार। तो कुछ लोगों ने तो ये कहा कि यहाँ तो सब बंदर लोग रहते हैं, बंदरों जैसा हाल है।
कोई सौष्ठव नहीं, किसी से बात करने का ढंग नहीं, कोई आए तो बैठिए, ये करिए, सब पे बिगड़ते रहना। कोई भी आता है, मैं कभी कभी देखती हूँ मेरे पैर पे भी कहता है तो लोग उनसे झिड़क के बात, झिड़क के नहीं बात, प्रेम से कहना चाहिए भाई रहने दो, अभी नहीं, ऐसा नहीं, ऐसे आओ। भाषा बदलनी चाहिए, भाषा प्रेम की होनी चाहिए। हमारा सारा ही काम प्रेम का, प्रेम में ही सबको कहते हैं। और इस प्रेम को आपने जब तक अपने अंदर जगाए नहीं, तब तक आपने सहयोग पाए। अगर आपके बोलने में, बातचीत में आपका अगर हृदय नहीं खुला तो आपके आत्मा का प्रकाश कैसे? सबके साथ मिलन होना चाहिए, सबके साथ मिलनसार होना चाहिए। कोई गरीब अमीर, कोई जाति पाति, कोई भी चीज़ सहयोग में नहीं रहेगा। और अगर इतना भी नहीं हुआ तो फिर आपने सहयोग में क्या पाया? बेकार की लंबी लंबी बातें करने से और सोचने से कि हमें ये टैलेंट है, या हम इतने पैसे वाले हैं, या हमारी ये पोजीशन है, उसका कोई अर्थ नहीं। अर्थ लगता है आप क्या बन गए खुद। बिल्डिंगें बनाने से भी मुझे क्या फ़ायदा होने वाला है? आपकी बिल्डिंग तो बनी नहीं, मुझे ऐसी बिल्डिंगें बनाने से, ये सभी तो मेरी बिल्डिंग है। 1 मिनट में चाहूँ तो डरा इनको गिरा दूँ, 1 मिनट में चाहे तो बना दो। बिल्डिंग बनाने से क्या? और मनुष्य को बनाना चाहिए। और सहयोगियों को आज, क्योंकि विशेष रूप से कहना चाहिए कि आज सबको कसम लेनी चाहिए कि हम सहयोग में दृढ़ होंगे। माँ ने कहा है कि शिवाजी के जैसे होना, ये सबको अपने मन में वचन ठान लेना। उसके लिए तपस्विता की ज़रूरत है। आपस में लड़ाई झगड़ा करना, मियाँ बीवी का झगड़ा, कहीं बच्चों से झगड़ा, ये सब बेकार बातें छोड़ छाड़ करके, कोई किसी की बीवी बच्चा नहीं, मैं मेरा ही सब, मेरा से रिश्ता है। अपने को साफ करिए, अपने को गहरे बनाए, बातें कम, बातें बहुत सोचो। दिल्ली के सहयोगी बहुत बात करते, गलत बात। और दूसरा ये कि इस मामले में लिथार्जी नहीं होती, इस मामले में आलस्य नहीं होना चाहिए। आलस्य की जाए, सब आलस्य से निकल, आलस्य में गए, सो गए भाई, सो गए थोड़ी देर, मतलब मुझसे आज नहीं हुआ, कल नहीं हुआ, मैंने क्यों नहीं हुआ? आप विल पावर लगाइए, राइट साइड उठाइए। आपसे होता क्यों नहीं? अपने आप इतने निम्न हो गए कि आपसे होता नहीं, ऐसे कैसे? अगर आप इतने निम्न होते, अगर आपका बेसिस इतना खराब होता तो मेरे सामने आप बैठ नहीं सकते। लेकिन जब आप कोई विशेष होंगे तभी तो ना आप मेरे पास आए, तभी तो आप मेरे साथ रह रहे हैं, तभी तो मेरे साथ संबंध चल रहा है। और दूसरी बात ये कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि जिनके घर में बहुत बाधाएं चल रही हैं। एक लड़का है या लड़की है, वो कोई और गंदे आदमी के पास जाए, और एक इधर, ये चल नहीं सकते, आप रह नहीं सकते। ऐसी व्यवस्था बिल्कुल बंद कर दीजिए। ऐसे आदमी से बात करना बंद कर दीजिए, कहना नहीं, आप अपने गुरु बदलिए, हमारे पास का नहीं, वो राक्षस है, भूत है, चलेगा ही, हाथ नहीं चल सकता, आप नहीं बढ़ सकते, आपका कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता। सारा टाइम मेरा बर्बाद करे, अपना बर्बाद करे, फायदा नहीं। और आगे के लिए माँ ही बता सकती और कोई नहीं, किसी को इतनी परवाह नहीं है। आपका हित हो, ऐसी किसको परवाह? कृष्ण को दे दीजिए तो वो संवार कर मारेंगे सबको, क्राइस्ट को दे दीजिए तो अपने को क्रूसिफिक्शन कर लेंगे। सब भागते हैं, कोई नहीं कल्याण के पीछे नहीं, क्योंकि कल्याण करने में कहना पड़ता है, बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है, समझाना पड़ता है, उनको दुलार से उनको उठाना पड़ता है। कल तो पहाड़ के जैसे कुंडली नहीं उठाई तो मेरा शरीर सारा एकदम जैसे शिथिल हो, एकदम पहाड़ के जैसे कुंडली। अगर यहाँ के सहयोगियों में ये प्रबल शक्ति नहीं हो तो मुझे इतना प्रॉब्लम ही नहीं हो, पर यहाँ के सहयोगी कमज़ोर हो, कुंडली नहीं उठाते वक्त इतना जोर मुझे को अकेली को खींचना पड़ता है। अगर आप लोग सबल हो तो बहुत ज़ोर से कुंडली नहीं चढ़ सकते। तो पहले सब लोगों को चाहिए कि अपने चित्त को ठहराएं, ध्यान धारणा करें, गहरे उतरे, माँ को हृदय में बिठाएं, भक्ति, माँ की भक्ति, भक्ति के गाने लिखे। अब देखिए महाराष्ट्र में कितने भक्ति के गाने हमारे ऊपर लिखे गए, उसमें ट्यून लग गई सब। अभी भी आप लोग सिर्फ गणेश की स्तुति गा रहे हैं, वो तो पुरानी लिखी हुई है, वही वही गा रहे हैं, वही वही दोहरा रहे, उसमें क्या अर्थ है? यहाँ इसकी कविताएं लिखे, इंग्लैंड में देखिए, अमेरिका में जाए, हर जगह उन्होंने कविताएं बनाई, सिवाय दिल्ली, अपनी तरफ से कविताएं लिखी। अब गणेश स्तुति, लक्ष्मी स्तुति सब हो गया, क्राइस्ट की स्तुति सब हो गया, वो मामला नहीं। अभी तो मैं सामने हूँ, मेरी स्तुति करो, उसके लिए शब्द ही नहीं किसी के पास। ये पुरानी सब चीज़ें ले करके बोल रहा है, नाम मेरा आना चाहिए,
लेकिन कहाँ होता है, बहुत ही कम लोग इसकी कोशिश करते हैं। और फिर ठीक से ना तो कोई व्यवस्था है, ना कोई सिस्टम है कि किस तरह से म्यूजिक गाया जाए, किस तरह से आरती करी जाए, सब अव्यवस्थित हो। सब चीज़ को व्यवस्थित हो, आपस में इनका ये खराब है, उनका वो खराब है, ये ऐसे है, वो ऐसे। आप क्या, आप अपने, कोई कहता मेरा लड़का ठीक नहीं, कोई कहता मेरी माँ ठीक नहीं, कोई कहता मेरी बीवी ठीक नहीं। अरे भाई आप ठीक हैं, आप परफेक्ट हैं क्या? आप लोग परफेक्ट हो जाए। और वजह ये समझ लेनी चाहिए कि आप जिस इस दिल्ली शहर में बैठे, ये दिल्ली शहर जो है ये राक्षसों की भूमि है। राक्षसों, यहाँ तो अच्छे भले राक्षस हो जाए, अच्छे भले लोग राक्षस हो जाए, होते ही है। जो गांधी जी के साथ जेल काट के आए, जब यहाँ सिंहासन पे बैठ गए तो उनका दे, मेरे राक्षसों के जैसे हो गए कि नहीं? उसकी वजह वो जानती नहीं, धरती में पड़ा हुआ है, धरती खराब है। इस धरती को हमको योग भूमि का रूप देने का है। तो मनुष्य को चाहिए कि ये सब चीजें पढ़े और ये भी जाने कि हमारे महान ऋषियों ने क्या कहा था। यहाँ कितनी बड़ी बड़ी, आपको मेरठ में आपको मालूम है कि देवी का अवतार हुआ था, और शाकंभरी देवी का अवतार मेरठ में हुआ। हम भी मेरठ रह चुके हैं। दिल्ली में ज़्यादा रही हूँ बनिस्बत बम्बई की। शादी मेरी दिल्ली में, कितना यहाँ पर काम किया, शादी मेरी दिल्ली में। और यहाँ सबसे ज़्यादा शादी के घोटाले होते हैं। यहाँ किसी की शादी कर दीजिए तो वो बनती ही नहीं, टूट ही जाती। अब यह आशा है ये 2 शादियाँ ठीक से चलें और आप लोग भी अपनी शादियों के मामले में ज़रा सुव्यवस्थित हो जाए। इसलिए ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि ये भूमि खराब, और अपने जो ट्रेडिशंस है वो हम भूल गए, हमारी परंपराओं को हम भूल गए। हमारे अंदर परंपरा कुछ नहीं रह गई, ना हमारे अंदर परंपरा रह गई है, और भूमि खराब है, और हम सहयोगी हैं। लेकिन हैं आप बड़े ऊंचे किस्म के सहयोगी, नहीं तो आप हिम्मत नहीं करते इस धरती पे जन्म लेने। जो बड़े हिम्मत वाले हैं वही इस धरती पे जन्म लेते हैं कि जहाँ आकर के इन दुष्टों के साथ में लड़ना। तो हैं आप बड़े, लेकिन आपने अपने इसको जाना नहीं है, अपनी शक्ति को भी जाना नहीं। सिंहासन पे बिठा दिया समझ लीजिए किसी भिखारी को, तो वो आदतन भीख ही मांगता रहता। ऐसे ही आपको सिंहासन पे बिठा दिया तो भी आप ये नहीं जानते कि आप राजा हो। राजा तबीयत से रहिए, राजा तबीयत से रहिए, और राजा के जैसे विराजिए, और राजा के गौरव में उठिए। ये जगह भी तो सिंहासन की है, लेकिन ये सिंहासन आपको गौरव देने की जगह अगर आपके अंदर गंदगी देता है, तो आपको चाहिए कि आप इसको बैठ करके इसको पवित्र करें। दिल्ली में जो होगा सो ही सारे देश में होता है। जो सारे देश में गंदगी दिखाई देती है उसमें दिल्ली की बदबू आती है। इसलिए जिम्मेदारी आप पर बहुत ज़्यादा है। यहाँ के सहयोग, एक सिर्फ आपका बातचीत करने का ढंग दूसरों के साथ, नए लोगों के साथ बहुत सुंदर, सुचारू, अच्छा होना चाहिए। मैं एक बार सहयोगियों को डांट दूँगी, जो मेरे नज़दीक होते हैं उनको मैं कह देती हूँ साफ साफ। जो मुझे बहुत प्यारे हैं उनसे मैं कह देती हूँ कि देखो ये ऐसा नहीं करना चाहिए, आपकी गलती है। लेकिन जो अभी पराए हैं, जो बाहर से आए हैं, जैसे पराई बहू जब घर में आती है तो उसे ज़्यादा ही स्नेह से बात करना चाहिए, ज़्यादा ही प्रेम से बात करना चाहिए, एक व्यवहारिक दृष्टि से। इसका मतलब नहीं कि आप उनके बहकावे में आ जाए, लेकिन अपने प्रेम से उनको जीत करके आप सहयोग में ला सकते हैं। बजाय इसके ऐसा अगर हम लोगों का इम्प्रेशन लोगों में पड़ जाए तो बड़ी गलत बात है। सब लोगों से जाके बातचीत करना चाहिए, अड़ोस पड़ोस में जाके बात करना चाहिए। किसी को कुछ गलत फहमी हो सकती, लोग कहेंगे, सोचते हैं कि यहाँ अंग्रेज़ों का कुछ अड्डा फिर बना रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, उनको जाके समझाना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। आसपास के लोगों को बुलाना चाहिए, और सहयोग में भी बहुत संभल के चलना चाहिए। आप मेरे बारे में अगर बहुत बखान करें तो ठीक नहीं होने वाला कि हमारी माँ आदिशक्ति है, हमारी, अरे वो कहेंगे तो तुम क्या है, तुमको देख के हमें बता रहा तुम्हारी माँ क्या होगी। बहुत से लोग तो जब तक मुझे नहीं मिलते तो सहयोगियों की वजह से घबराते हैं, मुझे मिलने के बाद कहते हैं कि हाँ भाई सहयोग है कुछ। मैं कोई सहयोग थोड़ी हूँ, तो आप लोग हैं सहयोग। ना तो मैं सहयोग हूँ और न ही मैं कुछ हूँ,
मैं तो बिल्कुल एक पानी का बुड़बुड़ा होता वैसे हूँ। कल आई और आज गई, यह हालत है। इसलिए आप लोग अपने को संभाल लीजिए। मेरा कोई ठिकाना नहीं, मेरा आना क्या और जाना क्या, समझे ना। आप अपने अस्तित्व पर आइए और अपने अस्तित्व पे रहिए। मेरे दम पर नहीं होने वाला। मेरे दम पर आप कहाँ तक लोगों को घसीटिएगा। आप तक तो पहले पहुँचे, फिर मेरे दम पर आएंगे। आप तो मेरे ही दम पर सब पर बता रहे हैं, जैसे कहते हैं ना बास्किंग इन द ग्लोरी। वैसे थोड़ी होगा। आप क्या हैं यही लोग देखने वाले। तो आप सुचारू रूप से रहिए, सुंदर तरीके से रहिए, शांत स्वरूप रहें, प्रेम स्वरूप रहें, तमीज़दार रहें। तमीज़ होनी चाहिए। मुसलमानों ने अगर कुछ सिखाया तो तमीज़ तो सिखाई थी हमको, वो तो कम से कम। आदाब भी नहीं होती। जहाँ पर लोग आते हैं तो कहने लगे साहब हम किसी के आगे झुकते नहीं। भाई किसी के आगे झुकना हुआ, अगर उसके आत्मा को आपने प्रणाम कर दिया, नमस्कार का तो मतलब ये हुआ कि आपके आत्मा को मैंने प्रणाम कर दिया। हर एक के अंदर आत्मा। अगर आप में ये भी चीज़ नहीं है तो आप आगे क्या करिएगा उस आदमी से। ये सारी प्रणालियाँ आप समझ लीजिए कि सहयोगियों को चाहिए कि हमेशा नतमस्तक होकर के हाथ जोड़ के सबसे बातचीत। कोई घमंड न करें। आप पार हो गए इसका मतलब आपको घमंड आ गया, उल्टे आपका घमंड उतर जाना चाहिए कि नहीं। कितने संभाल के मैं सबसे बात करती हूँ। मेरे ऊपर इतने लोग कोशिश करते हैं, माँ हमें टाइम दो, माँ हमें वो टाइम दो, यहाँ हाथ लगाना, वहाँ हाथ लगाना, ये करो वो करो, सब चीज़ करते रहते हैं। लेकिन मैं बहुत प्यार से सुलझा कर उनके साथ चलती हूँ, क्योंकि अगर इनको छोड़ दिया जाए तो ये डूब जाएंगे, फिर इनको कैसे बचाएंगे हम। इसलिए बहुत प्रेम से, बहुत आदर से सबके साथ चलना चाहिए और सबकी विशेष तरीके से व्यवस्था रखनी चाहिए। त्यांच्या मुंडावळ्या काढून घ्या, मुंडावळ्या सोडून घ्यायच्या। आता मुंडावळ्या नको, जाऊन सांगा त्या मुंडावळ्या घालूनच येतात। अच्छा, अब जो है सो अपने प्रति श्रद्धा और अपने प्रति प्रेम और अपने प्रति गौरव होना चाहिए। जिस आदमी को अपने प्रति गौरव होता है वो दूसरों को गौरव को समझता है। हम तो कल आपने देखा हमारे प्रोफेसर साहब आए थे, 90 साल की उनकी उम्र है, चौधरी साहब हमें पढ़ाते थे और हमें बहुत मानते थे। मतलब हम पढ़ने में तो तेज थे ही बहुत, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट सारे चरित्र की वजह से सारे कह रहे थे कि मैं सबकी लगाम खींचता था, बस ये मुझे कंट्रोल करती थी किसी तरह। बताइए, ऐसी बात में दिए थे। और पूरी समय माँ कह करके मुझे उन्होंने पूरी समय बंगाली में कितना ही मेरा वर्णन करते। अब बताइए, हमारे प्रोफेसर साहब, जबकि हम सहयोग नहीं करते थे, माता जी नहीं थे, कुछ नहीं थे, इन्होंने हमें फिजियोलॉजी सिखाई, वो आ करके इस तरह से हमारे प्रति नतमस्तक। स्वभाव के वजह से स्वभाव मधुर होना चाहिए, मधुर स्वभाव। आपके जो बहुत नज़दीक हैं उनको आप कह सकते हैं, उनसे आप बता सकते हैं कि ये गलत बात है, ये नहीं करो, वो नहीं करो, लेकिन आप सबके पीछे हाथ धोकर मत लगिए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें समझना चाहिए। माधुर्य आना चाहिए। माधुर्य जो है, मधुर बात करना, मधुरता से लोगों के साथ रहना, ये बहुत ही आसान चीज़। किसी से कठिन बात करने में मुझे सोचना पड़ता है कि कैसे कहूँ। अब जो आसान है उसे करने में क्या मुश्किल है। आसान ही नहीं हम कर पाते। जो सहज है, सहज भाव होता है, सबके प्रति आदर, सबके प्रति प्रेम, सबके प्रति अपनापन, जिससे दूसरा इनफॉर्मल होकर आपसे बात। दिल्ली फॉर्मेलिटी का घर है, यहाँ लोग घड़ी के गुलाम हैं, यहाँ लोग सरकारी नौकर हैं। मतलब सबसे बदतर अगर कोई चीज़ हो तो सरकारी नौकरी करना, ये तो आप जानते हैं। अधम, एक तो नौकरी करना ही अधम चीज है, पर उससे सरकारी नौकरी तो और अधम। और इस सरकार जैसी सरकार है, भगवान ही बचाए। अब उसमें घमंड हो जाता है, क्या बताए। अगर कोई रावण के दरबार में नौकरी करने वाला घमंड करे तो उसे क्या कहिएगा। ये कोई बड़ी गर्व की चीज नहीं है। मोटर अगर आ गई, वो भी कर्जे में ही मोटर आती है। मुझे सब मालूम है, क्योंकि मैं तो सरकारी नौकर की बीवी हूँ।
कर्जे में मोटर आ गई, मोटर की घमंड हो गई, कर्जे में घर बनाया, घर का घमंड हो गया। बीबियां अपने को तो बिल्कुल अप्सरा ही समझती हैं, सरकारी नौकर की बीवियां। अगर एक चपरासी होगा तो उसकी बीवी जो है अपने को कलेक्टर कम से कम समझती है। सरकारी नौकरों के किस्से आप मुझसे सुन लीजिए, मैं सबको देखती हूँ। बहुत घमंडी होती, और वो घमंड में कुछ भी सत्य नहीं, मैंने जरा सा भी सत्य। फाइलें चलाते रहते हैं कागजी घोड़े और सोचते हैं शिवाजी हो गए। घोड़े पे तो बैठना ही नहीं आता है, किसी को घोड़े पे बिठा के देखिए तो पता चले कि कितने गहरे पानी। ऐसे फालतू घमंड और इस तरीके से हमने यहाँ पर इतनी अपनी बर्बादी कर दी। पर इसी सरकारी नौकरी में जो आदमी उस सरकार की नौकरी करे और सोचेगा कि इसकी मैं नौकरी करते वक्त उस सरकार की, मैं पब्लिक का सर्वेंट, तभी ऊंचा होता है, तभी उसका विशुद्धि चक्र ठीक होगा, तभी जन जो है उसमें जागरूक होगा। जन का मैं सर्वेंट, कितनी बड़ी पदवी, सारे जन का मैं सर्वेंट हूँ। पर यहाँ कौन सर्वेंट समझता है आपको? वो तो सब समझते हैं कि सब प्राइम मिनिस्टर। मुझे काफ़ी अनुभव है इस चीज़ का, मैं दिल्ली में काफ़ी रह चुकी हूँ। और एक मज़े की बात बता दें कि हम यहाँ आकर के पहले मीना बाग में रहते, तब शास्त्री जी के सेक्रेटरी थे श्रीवास्तव साहब। मतलब हमें तो मालूम ही नहीं था कि बड़ी भारी पोजीशन है कि क्या, पर हमने कहा था शास्त्री जी की मदद करना चाहिए, इसलिए आ गए। तो सब औरतों ने पूछा, हम जब गए कहीं पार्टी, उनको सब मालूम रहता है सीनियरिटी किसकी कितनी है, औरतों को मालूम है कौन सीनियर है कौन जूनियर है, सब वो लोग सब पार्ट कर। और हमारे तो कोई हिसाब ही नहीं रहता किस चीज़। तो पूछा कि आप कहाँ रहते हैं? हमने कहा भाई हम मीना बाग में रहते। अच्छा, तो आप मीना बाग में? मैंने कहा क्यों, कोई खराबी है मीना बाग? मतलब आप मीना बाग में रहते? मीना बाग में हम लोग तो लोधी गार्डन्स में रहते। मैंने कहा अच्छा, बड़ी अच्छी बात। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया कि फ़र्क क्या होता है लोधी गार्डन में रहने वालों में, मीना बाग में। पता ये हुआ कि मीना बाग वो हमारे हस्बैंड के लिए बहुत ही लोअर पोस्ट की जगह थी, लेकिन एडहॉक इंतज़ाम में दे दिया। मैंने हस्बैंड से जाकर बताया कि साहब मीना बाग ऐसा क्यों? तो कह ले तुमने उनसे कहा क्यों नहीं कि अभी टेम्पररी हम रह रहे हैं? मैंने कहा कि मुझे पता ही नहीं था कि ये कोई लोअर जगह है जहाँ इतनी फॉल्सूड है ब्यूरोक्रेसी में, इतनी फॉल्सूड, इतने घमंडी होते हैं। अपने घर में कहेंगे बीमारी ठीक करने बुलाएंगे, लेकिन प्रोग्राम में नहीं आएंगे क्योंकि पब्लिक से हमारा संबंध आएगा। लेकिन जब जेब भरनी होती है तब पब्लिक से संबंध कोई हट जाए। जब आपको अंडर द टेबल लेना होता है तो पब्लिक से संबंध कोई हर्ज नहीं। शराब पीना तो पब्लिक से संबंध में कोई हर्ज नहीं। कहीं भी होटल में जाइए तो दिन के वक्त जब ऑफिस चल रहा है देखेंगे आप 4-5 खड़े हुए वहाँ पी रहे। आजकल तो ये हाल, हमारे ज़माने में इतना हाल ख़राब नहीं था, और आजकल मैं देखती हूँ, मैं जानती हूँ ना उन लोगों, यहाँ क्या कर रहे हो भाई, तुम्हारा तो आज दफ्तर है। इस कदर घमंडीपना इन लोगों में होता है। आखिरी बात आपसे बताया कि हमने एक ज़मीन खरीदी थी, वहाँ गए तो वहाँ गाज़ियाबाद के कोई होंगे, वो पूछा नहीं कोई होंगे, डिप्टी कलेक्टर हो चाहे जो, बैठे कह ले आप लंच हो गया, अब मैं किसी का कोई काम नहीं करूँगा, मैं लंच में किसी का काम नहीं करता हूँ, मेरा लंच लेना ज़रूरी है और मैं लंच के वक्त कोई किसी का काम नहीं करता। तो मैंने कहा भाई कमाल के आदमी है ये। उसके बाद हमने कहा अच्छा ठीक है आप लंच करिए, हम 1 घंटे बाद आते। हमारे हस्बैंड चुपचाप उनको देखते रहे, और आप जानते हैं वहाँ कलेक्टर रह चुके हैं श्रीवास्तव साहब मेरठ में। तो उसके बाद जब हम ठीक चल रहा था, तो उसके बाद हमने कहा कि जब उन्होंने लंच के बाद आए तो उसके बाद उन्होंने कार्रवाई शुरू करी। बहुत टाइम वाइम लगा दिया, बहुत देर हो गई। इनका कहा था भाई हम लंदन से आए हैं, हमें प्लेन कैच करने का है, कुछ नहीं, उनका लंच होना चाहिए बहरहाल। तो उन्होंने कहा भाई, मैंने कहा आप एक बहुत बढ़िया पब्लिक सर्वेंट मैंने देखी। कहने क्यों? मैंने कहा देखिए मेरे हस्बैंड ने इतने दिन नौकरी करी
जब तक इंडिया में रहे एक दिन सैटरडे संडे भी घर नहीं रहते थे, लंच का तो छोड़िए, सैटरडे संडे भी इस आदमी ने मेहनत करी है। और एक आप बढ़िया आदमी जो इतना लंच का ख्याल रखता। तो कल आपके हस्बैंड क्या सरकारी नौकर थे? मैंने कहा आपके मेरठ में कलेक्टर थे। नाम वहाँ पूछने के बाद वो एकदम गारद हो गए बेचारे बहुत परेशान हो गए। उसके बाद कहने लगे कि हमें माफ़ कर दीजिए। मैंने कहा नहीं भैया, एक बड़ा अच्छा उदाहरण इनके सामने आपने दिखा दिया कि एक आदमी लंच के लिए इतना परेशान है। मेरे पति ने तो महीनों लंच नहीं खाया और इतनी मेहनत करते हैं। मैंने कहा देखो, एक ये भी है पब्लिक सर्वेंट और आप एक पब्लिक सर्वेंट तो बहुत परेशान हो गए। उसके बाद हमारे दामाद गए तो कहले अच्छा वो आप उन्हीं के दामाद हैं जिन्होंने मुझे लंच पे टोका था तो ऐसी हालत। एक डिप्टी कलेक्टर है, कुछ है, कोई खास बात नहीं, लेकिन लाट साहब भी देखिए उनकी कि मैं अब लंच पे बैठा हूँ, इन्हें जैसे कोई गणेश जी लंच खा रहे हैं। जरा सी नौकरी कहीं हो गई तो उनकी अकड़ फूस शुरू हो जाती। सरकारी नौकरों से तो विशेष रूप से उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से कि इनको सही रास्ता दिखाओ और ज़रा इनको देखने दीजिए कि कितने इसमें पानी है। बहुत ज़रूरत है सरकारी नौकरों को और उनकी बीवियों को बंधन दीजिए। आता लवकर करा तो गणेशाचं एकदाच घेऊन टाका, कोणाला एकाला वर्षाला। किसको कहा पूजा में बैठने को? कॉल है, मिसेस कॉल है।